नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। जब भी आप बाहर जाएं, याद रखें, जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने नाक और मुंह को किसी भी सूती कपड़े से, मास्क से, तौलिया या दुपट्टे से ज़रूर ढकें। हाथों को साबुन से धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहें। बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचाव के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। आज आप जानेंगे कि नाव दुर्घटना एवं डूबने से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, आज आप जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से, जैसे धोती, साड़ी, गमछी, बांस आदि की सहायता से, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से उस डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाएंगे। एसडीआरएफ के द्वारा आप सीखेंगे कि डूबे हुए व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है। साथ ही आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हुब्बे अली हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको निमोनिया से बचाव के बारे में ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे और उससे बचाव के उपायों के बारे में भी बताएंगे। बच्चों, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण और संदेशप्रद है। आज के एपिसोड को बहुत ही ध्यान से सुने और अंत तक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज के एपिसोड को बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं शिक्षक बंधुओं, कोरोना वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व परेशान है। इस वैश्विक महामारी से बचने हेतु भारत सरकार अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही है। इसी प्रकार हमारी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जन आंदोलन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु और कोरोना वायरस से बचने हेतु प्रचार प्रसार सामग्रियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है।
हाँ डुगू, याद आया। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिमसिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। प्यारे बच्चों, विश्व बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बाल दिवस का थीम है बच्चों जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का असर सभी मानव जाति एवं पशु पक्षियों पर व्यापक रूप से देखने को मिलता है, जैसे बाढ़, सूखे की घटना, वर्षा में कमी इत्यादि अनेक प्राकृतिक घटनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं और भी कई दुष्परिणाम हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं इस जलवायु परिवर्तन के कारण। अरे ये कैसी आवाज है? भागो भागो, केदारनाथ में बादल फट गया। बहुत तेजी से पानी भरा जा रहा है। सब जान बचाकर जल्दी भागो। सचमुच बेटा, पानी भरा जा रहा है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वोत्तर राज्यों की उन्नति के लिए यहाँ पर चौड़ी सड़कें बनाना चाहता हूँ, ऊंची इमारतें बनाना चाहता हूँ ताकि यहाँ की पर्यटन का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान मंत्री महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ। यह हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अरे वाह, कितना घना जंगल है, कितना सुहावना मौसम है यहाँ का। कई प्रकार के पशु पक्षियों का आश्रय है यहाँ। कई आदिवासी लोग भी रहते हैं। अरे मनुष्यों को तो इन जंगलों से अनगिनत लाभ हैं। जंगलों के कारण समय पर वर्षा होती है। लकड़ियाँ, कई प्रकार की वनस्पति, गोंद आदि अनेक वस्तुएं, अनगिनत लाभ हैं मनुष्यों को जंगलों से। काट डालो इन पेड़ों को, सभी मजबूत पेड़ों को काट डालो। अरे भाई रुको, मत काटो इन पेड़ों को। अरे क्यों काट रहे हो? तुम्हें पता नहीं पेड़ों को काटना अपराध है। ये पेड़ तो हमारी वातावरण के संरक्षक है। इन्हीं से तो वर्षा होती है। यदि तुम इन्हें काट डालोगे तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होने लगेंगी, बाढ़ आने लगेंगी, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा हमें। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मत काटो इन पेड़ों को। नहीं नहीं, हमें इन पेड़ों को काटना है, जंगल साफ करने हैं, यहाँ सड़कें बनानी है, ऊंचे ऊंचे इमारत बनाने हैं। मास्टर जी, हमें पेड़ों को काटने दीजिए। अरे किसान भाइयों, रुकिए, इस प्रकार पराली ना जलाएं, इससे हमारे दिल्ली का वातावरण दूषित हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे दमा, त्वचा रोग आदि। वातावरण दूषित हो रहा है हमारे दिल्ली का। किसान भाइयों, बात मानिए, कृपया पराली ना जलाएं। इसका उपयोग तो आप पशु चारे के रूप में भी कर सकते हैं, या इसे यूं ही खेतों में छोड़ दे ताकि ये सड़कर धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे। किसान भाइयों, क्या आपको पता नहीं, इस प्रकार पराली जलाने से
खेतों का तापमान बढ़ जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अतः भाइयों, बात मानिए, पराली को खेतों में ना जलाएं। हमारे दिल्ली के वातावरण को स्वच्छ बने रहने दें। कृपया आप समझदार नागरिक की भूमिका निभाएं और पराली ना जलाएं। अरे पापा, यहाँ तो सड़क बंद है, अब आगे कैसे जाएंगे? देखो बेटा, इसे ही कहते हैं भूस्खलन। जब पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों को हम लोग काट देते हैं तो वहाँ की मृदा कमजोर हो जाती है और एक बारिश पड़ने पर ही पहाड़ों की सारी मिट्टी सड़कों पर आ जाती है और इसे ही कहते हैं भूस्खलन। अरे वाह, शहर की चकाचौंध! कितना बड़ा शहर है, पर कितनी गर्मी है यहाँ। कोई पेड़ पौधे भी नहीं। मनुष्यों ने विकास की अंधी दौड़ में सारे जंगलों को नष्ट कर दिया। अब शहरों की चकाचौंध में प्राकृतिक वातावरण ही नष्ट हो गया। उफ, इन छोटे छोटे कमरों में तो अब दम घुटता है। एसी और कूलर भी अब हवा नहीं देते हैं। गर्मी से मन व्याकुल है। उफ, कितनी गर्मी! तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है। दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी। उफ! हे ईश्वर, जून जुलाई का महीना बीत गया, अभी तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं होगी तो हम धान कैसे लगाएंगे? धान की पैदावार नहीं होगी तो देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। हमारा परिवार कैसे चलेगा? हे ईश्वर, अब तो समय पे वर्षा भी नहीं होती है। अत्यंत दुखद स्थिति आ गई। पहले तो समय पर वर्षा होती थी, हम लोग खेती कितने मन से करते थे। अब तो मानसून का आधा मौसम बीत गया, अभी तक वर्षा नहीं हुई। यही स्थिति रही तो हमारे सारे खेत सूख रहे हैं और हम खेती नहीं कर पाएंगे। खाद्यान्न कहाँ से आएगा? बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ। अरे, लगता है कोई डूब रहा है। चलो चलकर देखूं तो। अरे भाई, लीजिए, आप इस रस्सी को कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको खींच लेता हूँ, बच जाएंगे आप। अरे मंत्री जी, आप डूब रहे थे पानी में। चलिए, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। धन्यवाद भाई, आज आपने हमारी जान बचा ली। तभी तो हमें अपने एसडीआरएफ की टीम पर गर्व है। आप हमारे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं। आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं मंत्री जी? क्या स्थिति है आपके राज्य की? सर, हमारे राज्य में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बाढ़ भी आ रहा है, परंतु इस आपदा की स्थिति में हमारे राज्य की एसडीआरएफ की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया, बहुत लोगों के जान बचाए। एक बार तो मैं ही बाढ़ में फंस गया था और मेरी भी जान बचाई हमारी एसडीआरएफ की टीम ने। सचमुच हमें अपनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पर गर्व है। हमारे देश में कहीं भी यदि प्राकृतिक आपदाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है तो हमारी टीम पूरी मदद उन्हें करती है और रिकवरी का कार्य करती है। हमें अपनी टीम पर गर्व है। परंतु मंत्री जी, हमें समझना होगा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने से हमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना भविष्य में भी करना पड़ सकता है। जैसे कई स्थानों पर बाढ़ आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, केदारनाथ में बादल फटने की घटना, इस प्रकार की अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। हमें इन घटनाओं से सबक लेकर आगे पेड़ों को कटने से रोकना होगा ताकि हमें इन प्रकार की आपदाओं का सामना ना करना पड़े।
तो बच्चों, हम लोग संकल्प लें कि अपने आसपास के जल स्रोतों को बचा कर रखेंगे, उन्हें प्रदूषण मुक्त करेंगे एवं उनका उपयोग करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग आज के दिन एवं अपने जन्मदिन पर एवं अन्य उत्सवों पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे, क्योंकि बच्चों, वन है तो जल है, जल है तो जीवन है। नाव दुर्घटना। उद्देश्य: इस मॉड्यूल में हम नाव दुर्घटना के कारण तथा बचाव के उपाय के बारे में सीखेंगे। इसके अलावे हम नाविकों तथा प्रशासन के दायित्वों के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनाएं जल, थल, नभ कहीं भी घटित हो सकती हैं। कहा गया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नाव दुर्घटना मानव जनित आपदाओं में से एक है। नाव डूबने की दुर्घटना में कई बहुमूल्य जिंदगियां एक साथ चली जाती हैं। वैसे तो नौका दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन दिनों नदियों के जल स्तर के साथ साथ धारा भी तीव्र होती है। ऐसी ही एक नाव दुर्घटना वर्ष 2017 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर घटित हुई थी। पटना के एनआईटी घाट पर दियारा से लौट रही नाव डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। उस नाव में 60 से 70 लोग सवार थे। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर 10 लोगों के जान को बचाया। हम नाव दुर्घटनाओं को भविष्य में घटित होने से रोक सकते हैं अगर हम सावधानी बरतें। प्रश्न यह उठता है कि नाव दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। नाव दुर्घटना के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नाव पर लदान क्षमता से अधिक सवारी, सफ़ेद पट्टी के निशान का डूब जाना, नाविक का प्रशिक्षित न होना, नाव पर जानवर ढोना, जर्जर या टूटी नाव की सवारी करना, तेज हवा, खराब मौसम, आंधी तूफान भी नाव दुर्घटना को आमंत्रित करता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर हम सभी क्या कर सकते हैं। नाव की सवारी करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें। जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान हो उसी नाव की यात्रा करनी चाहिए। नाव चलने से पहले यह देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाली सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरंत उतर जाएं। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठें। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों उस पर यात्रा न करें। छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें। जर्जर, टूटी फूटी नाव की सवारी न करें, यह जानलेवा हो सकता है। नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव की यात्रा न करें। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें, यह खतरनाक हो सकता है। जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें। नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें।
नाविक एवं नाव मालिकों के लिए क्या सलाह हो सकता है? नाविकों को कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेज हवा, आंधी तूफान, खराब मौसम एवं बारिश में नाव का संचालन नहीं करना चाहिए। जिस नाव पर 15 से 30 लोग बैठते हों, उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है तथा जिस नाव पर 30 से ऊपर बैठाने वाली नावों पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है। नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकना चाहिए। किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें। बीमार गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता देना चाहिए। जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हों, उस नाव में नाविक के अलावा अन्य किसी सवारी को न बैठाएं। किसी भी तरह नाव चाहक उस पर सवारी ढोई जा रही हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव का पंजीकरण कराना एवं उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना आवश्यक हो। नाव पर कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सांप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। नाव से पानी निकालने, उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें तथा लाइफ जैकेट, बांस, हवा भरी ट्यूब इत्यादि को उचित स्थान पर रखें। रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें। सूर्योदय से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। प्रशासन के दायित्व। सरकार की नीति और प्रशासनिक व्यवस्था किसी दुर्घटना के होने से काफ़ी हद तक टाल सकती है। यदि प्रशासन पहले से सतर्क हो तो दुर्घटना के घटित होने से रोका जा सकता है। बिना निबंधन के कोई भी नाव, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बगैर निबंधन के नाव परिचालन नहीं होने दें। नाव में ओवरलोडिंग नहीं होने दें। नाव में अलग से डीजल इंजन, मशीन बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है, इसे सुनिश्चित किया जाए। घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों, गोताखोरों एवं नज़दीकी पुलिस थाना एवं जिला प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का फ़ोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि नावों पर लदान क्षमता तथा सफ़ेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे, ताकि यात्री समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। सूर्योदय से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद नाव का परिचालन न करें। नाव संचालन के संबंध में बिहार बंगाल नौ घाट अधिनियम 1885 के अधीन आदर्श नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नज़दीकी पुलिस थाना, गोताखोरों एवं प्रशिक्षित का नंबर घाटों पर अवश्य अंकित कराया जाए। जिंदगी अनमोल है, ओवरलोडिंग से बचें। डूबना। उद्देश्य। इस मॉड्यूल में हम डूबने से होने वाली घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्षा ऋतु में उफनाई नदियों में या तालाबों में स्नान करने, कपड़ा धोने जैसे रोजाना के काम के दौरान किशोर, किशोरियों की मृत्यु